अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मूंगफली की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। झरबेरा की खेती पर एक जानकारी भाग 1। तिलहनी फसल मूंगफली बुआई का समय चल रहा है, अतः किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से बुआई का कार्य संपन्न करें। अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण मूंगफली की फसल से आप उचित उपज नहीं ले पाएंगे। अतः मूंगफली की उन्नत बुआई विधि क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर खलील खान। मूंगफली खरीफ की मुख्य तिलहनी फसलों में एक मुख्य फसल है। यह वायु व वर्षा द्वारा भूमि को कटने से रोकती है। मूंगफली के दानों में किसान भाइयों 22 से 28% प्रोटीन और 10 से 12% कार्बोहाइड्रेट तथा 48 से 50% के बीच में इसमें वसा पाया जाता है। जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश में झांसी, हरदोई और कन्नौज, उन्नाव, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, एटा, मुरादाबाद आदि जनपदों में इसकी प्रमुखता से खेती की जाती है। किसान भाइयों, इसकी जो उत्तर प्रदेश में हमारे कुल क्षेत्रफल है लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल मूंग की खेती की जाती है, जिसका उत्पादन 0.73 लाख मीट्रिक टन है। उत्पादकता 7.23 कुंतल प्रति हेक्टेयर के लगभग है। जहाँ तक किसान भाइयों मूंगफली की खेती के लिए जो सबसे उपयोगी बात वो ये है कि खेत की तैयारी कैसे करें। इसके लिए साथियों उत्तम क्वालिटी की मृदा होना चाहिए, जिसका पीएच मान 7.5 से 8 के मध्य होना चाहिए। साथ ही खेत की तैयारी के लिए एक जुताई किसान भाइयों मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर या हैरो से करके और पाटा लगा दें, ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो इसमें जो है फलियां अच्छी लगती हैं। इसके अलावा इसमें किसान भाइयों जो उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों इसमें हमारे ध्यान देने योग्य बात यह है कि मृदा परीक्षण के आधार पर हमारी जो है उर्वरकों की संस्तुति की जाती है। यदि किसान भाई किसी कारणवश मृदा का परीक्षण नहीं करा पाए हैं तो जो हमारी संस्तुति, वैज्ञानिक संस्तुति दी जाती है, वो नाइट्रोजन जो है वो 20 किलोग्राम और फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटास 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय इसमें मिला देना
देना चाहिए। इसके साथ ही वैज्ञानिक संस्तुति में जो है किसान भाइयों ये भी है कि 200 किलोग्राम जिप्सम और 4 किलोग्राम बोरेक्स ये जो है बुआई के समय आधा आधा करके जो है देना चाहिए, और जो जिप्सम की शेष आधी मात्रा और बोरेक्स की आधी मात्रा है वो बुआई के 3 सप्ताह बाद खेत में डालना चाहिए। इससे किसान भाइयों हमारी फसल में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती है। इसमें बीज दर और प्रजातियों की बात आती है, तो इसमें जो प्रजातियां हैं वो उनका बीज दर उन्हीं प्रजातियों के आधार पर चयन किया जाता है। जैसे कौशल प्रजाति हमारे उत्तर प्रदेश की एक है, तो इसमें 95 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। साथ ही प्रकाश 90 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, और अवतार में भी इसी प्रकार से बीज लगता है। चित्रा एक प्रजाति हमारी मूंगफली की है जो जिसमें कि 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है बीज, और अंबर जो प्रजाति हमारी है उसमें 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। साथ ही साथियों इसमें एक और है उत्कर्ष प्रजाति जिसमें कि 70 से 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। तो ये साथियों किसान भाइयों हम बीज दर जो है अपनी प्रजातियों के हिसाब से इसमें हम चयन कर लेंगे। हमारे किसान भाई इस बीज की प्रजातियों का जहाँ से भी हो, चाहे वो हमारे विश्वविद्यालय की हो या कृषि विभाग के किसी संस्था की हो, वहां से बीज को खरीद करके और उसकी तैयारी खेत की करके और बुआई की अपनी तैयारी करें। हाँ किसान भाइयों, जहां तक बीज उपचार और बीज शोधन की बात है, तो बीज उपचार जो है जब हमारे किसान भाई किसी सरकारी संस्थान से बीज खरीदते हैं तो वो बीज जो है उपचारित होता है। लेकिन अगर बीज हमारा उपचारित नहीं है तो किसान भाई हमारे बोने के पूर्व जो मूंगफली की गिरी होती है उसको 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से जो है उसको शोधित कर लें, और इसके बाद तथा साथ में ही 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको शोधित करने के बाद किसान भाइयों ये मूंगफली की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल होती है। इसमें जो है बीज शोधन बड़ा महत्वपूर्ण अपना एक रोल अदा करता है। तो इसमें 200 ग्राम का एक मूंगफली का राइजोबियम का कल्चर आता है, तो उसको ले करके और आधा किलोग्राम मीन्स आधा लीटर पानी को गर्म कर लें और उसमें 50 ग्राम गुड़ या चीनी को डाल करके गुनगुना कर लें। जब अच्छी प्रकार से ये पानी ठंडा हो जाए तो इसमें ये कल्चर जो है डाल दें और उसकी एक लुगदी बना लें। इस लुगदी को जो है 10 किलोग्राम बीज को जो है छाया में फैला करके उसमें ये हाथों से आसानी से मिला करके और इसकी जो है सुबह 10 बजे के पहले या शाम 4 बजे के बाद जो है छाये में इसकी बुआई करें। साथ ही जो पौधे की दूरी है जो किसान भाइयों वो 45 से 20 सेंटीमीटर यानी 45 से 45 जो है पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। साथ ही इसका जो बीज की बुआई का जो समय है साथियों वो जून के द्वितीय पखवाड़े से लेकर के और जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक इसका सर्वोत्तम समय माना गया है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे बताएंगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, डरना क्या जब प्यार। एक दिन में क्या होता है? विश्व पर छाया है आतंक का साया। शेयर बाजार ने क्या खोया क्या पाया। मैदान पर खिलाड़ी बहा रहे पसीना, सरहद पर खड़े हैं जवान ताने सीना। उस गांव में नहीं बिजली का तार, राशन की दुकान पर लंबी कतार। रिश्वतखोर के यहाँ छापा,
मंत्री ने खोया आपा, दर्दनाक हादसे में 16 मरे। इस महंगाई में करें तो क्या करें? तो जनाब, एक दिन में बहुत कुछ होता है और सब कुछ है खबरें दनादन में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हाईटेक फूलों में झरबेरा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए इसकी खेती का फैलाव उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई प्रगतिशील किसान अपनाकर काफी लाभ ले रहे हैं। अतः जो किसान झरबेरा की खेती करना चाहते हैं वो किस प्रकार इसकी शुरुआत करें, जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। परंतु इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पाली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। बस जरूरी है कि इसकी खेती के लिए भूमि चुनाव से लेकर फूल को बाजार में बेचने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित करें। तो पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत ना हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो, वहां पर करनी चाहिए। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलिथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलिथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें।
तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबीरा की खेती रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। इसका रोपण बेड पर पंक्तियों में किया जाता है जिसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 35 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 वर्ग मीटर में 6 से 7 पौधे रखना उत्तम रहता है तथा रोपण के समय ये ध्यान देना चाहिए कि जड़ की मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो तथा पौधे का मुख्य भाग जमीन से ऊपर अथवा जमीन की सतह के बराबर में होना चाहिए। रोपण के बाद पाली हाउस में 4 से 6 सप्ताह तक आर्द्रता 80% से लेकर 90% तक होनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। छिड़काव विधि से सिंचाई करना अधिक लाभप्रद रहता है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके अलावा पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के साथ दिया जाए तो गुणवत्ता युक्त फूल पैदा होते हैं। हमेशा 2 से 3 माह के बाद मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए जिससे कि उर्वरक का प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाए तथा उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सुबह 6 से 7 बजे तक कर देना चाहिए जिससे पौधे उर्वरकों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं। कम से कम सिंचाई के लिए 12 घंटे के बाद उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। फसलों में रोगों एवं हानिकारक कीटों के कारण फसल की काफी क्षति होती है जिसके कारण उपज में भारी गिरावट होती है तथा दूसरी तरफ इन हानिकारक कीटों एवं रोगों से बचाव हेतु काफी अधिक लागत खर्च बढ़ जाता है। इसीलिए इसका सबसे सरल उपाय ये है कि शुरू में ही बीज बुआई के समय बीजों का उपचार किया जाए, जिसकी जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह फसल में बीज चयन महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार बीज उपचार करना भी अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक समय में खेती की निरंतर बढ़ती हुई वैज्ञानिक प्रगति से तभी लाभ हो सकता है जबकि उन्नत किस्मों के शुद्ध व अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की बुआई की जाए, साथ ही उसे पूर्णतः उपचारित कर लिया जाए क्योंकि अधिकांश बीमारियां बीज जनित होती है।
प्राय ये देखा गया है कि कृषक भाई फसल बोने से पहले बीज को उपचारित नहीं करते हैं। उनकी ये धारणा होती है कि बीज को उपचारित करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वह बीज को उपचारित करने में आलस करता है। अगर हम बीजोपचार नहीं करेंगे तो फसल की अंकुरण क्षमता भी कमी होगी और वो अच्छी नहीं होगी। जैसा ज़्यादातर रोग बीजजनित होते हैं जो हमारी खड़ी फसल को नुकसान पहुँचते हैं, ऐसी अवस्था में हम लोग बहुत अधिक धन उस रोग की रोकथाम में व्यय कर देते हैं, फिर भी उस रोग का पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर पाते, जिससे हमारा उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए फसल बोने से पहले बीज को उपचारित करना चाहिए। बीजोपचार के लाभ यह है कि उत्तम पौधे, अच्छी गुणवत्ता वाली पौध, पैदावार और रोग तथा कीटों से नियंत्रण होता है। साथ ही जो कीट और रोग नियंत्रण में जो पूंजी लगती है वो हमारी बचत होती है। बीज जनित रोगों का नियंत्रण हो जाता है, बीज का रक्षण हो जाता है, अंकुरण में सुधार होता है, कीटों से सुरक्षा होती है, मृदा कीटों का नियंत्रण भी बीजोपचार से होता है। सबसे पहले कवकनाशी बीजोपचार करना चाहिए। कवकनाशी बीजोपचार का उद्देश्य बीज को कवक जनित रोगों से मुक्त रखना है। इसके अंतर्गत बीज विग्रसन, बीजाणु या बहुत से रोगजनक बीज में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि उनकी सतह पर स्थिर होते हैं। बीज रक्षण, बीज में प्रवेश करने या उसकी सतह पर स्थित होने के बजाय अनेक रोगजनक जीव मृदा में होते हैं, वे बुआई के बाद बीज और पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। कीटनाशी बीजोपचार, बीज को भंडारण के दौरान सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कीटनाशी से उपचारित किया जाता है। भंडारण में प्राय धुन, पतंगे तथा भृंग क्षति पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में सूत्रकृमि, दीमक तथा अन्य कीट पूर्वाती पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जीवाणु कल्चर उपयोग, वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन को पौधे सीधे रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए जीवाणु खादों का उपयोग करके यह नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध हो सकती है। जीवाणु कल्चर सूक्ष्म जीवाणु युक्त टीका है जिसमें सहजीवी सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम, स्वतंत्र सूक्ष्म जीवाणु एजोडोबैक्टर या शैवाल होते हैं। दाल वाली फसलों के लिए राइजोबियम जीवाणु काम में लेते हैं और बिना दाल वाली फसलों के लिए एजोडोबैक्टर काम में लेते हैं। इसके अलावा फास्फोरस के लिए फास्फेट विलयशील जीवाणु काम में लेते हैं। 1 हेक्टेयर बीज हेतु 3 कल्चर पैकेट 600 ग्राम काम में लेवें। 1 लीटर गर्म पानी में 150 ग्राम गुड़ घोलकर ठंडा कर लेवें, वह इसमें कल्चर पैकेट अच्छी तरह मिलावें। तैयार घोल को बीजों पर छिड़ककर हल्के से मिलाएं। उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर 12 घंटे के अंदर बुआई करें। किसान भाई खरीफ फसलों में विभिन्न तरह के कवकनाशी प्रयोग करें, जिसमें उड़द मूंग को 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 3 ग्राम थायरम से उपचारित करें। साथ ही जीवाणु खाद के रूप में राइजोबियम व पीएसबी कल्चर के पैकेट 3-3 पैकेट प्रति हेक्टेयर के लिए उपचारित करें। मूंगफली में 2 ग्राम बाइवेस्टिन से उपचारित करें। साथ ही राइजोबियम व पीएसबी कल्चर से उपचारित करें। तिल फसल को 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज उपचारित करें। साथ ही एजोडोबैक्टर व पीएसबी कल्चर का उपयोग करें। ज्वार, बाजरा, मक्का फसल को 3 ग्राम थायरम प्लस 2 ग्राम बाइवेस्टिन प्रति किलो बीज से उपचारित करें। साथ ही राइजोबियम एवं पीएसबी कल्चर से उपचारित करें। जिन भाइयों को सोयाबीन बीजनी है उन्हें 2 ग्राम बाइवेस्टिन प्रति किलो बीज उपचारित करें। साथ ही राइजोबियम जैपोनिकम से बीजोपचारित करें। साथ ही पीएसबी कल्चर भी काम में लें। किसान भाइयों, उपयुक्त बताए गए विधियों से बीजोपचार कर किसान भाई अपनी फसलों की बुआई करें, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अइलख मऊ के अखिलेश सिंह ने। आपने धान की फसल हेतु हरी खाद के महत्व पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बासमती धान के लिए हरी खाद के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अभी हम पिछले कई सालों से खेती करते आ रहे हैं। खेत में बोते हैं, काटते हैं, लेकिन ज़मीन को कुछ नहीं दे पाते। इसलिए आवश्यक है ज़मीन को आगे भी उर्वरा बनाए रखने के लिए, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सकें। हरी खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हरी खाद से हमारे खेत को बहुत फ़ायदे हैं और किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। गेहूं काटने के बाद
अब हमारे पास मूंग प्रजातियां हैं जो 60 दिन में पहली तोड़ाई की जा सकती है, उसके बाद आप हरी खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोबिया की फसल हरी खाद के रूप में ले सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है ढेंचा और सनई, इनकी भी खेती हरी खाद के रूप में की जा सकती है। हरी खाद को यदि हम 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले पलट देंगे तो इस हरी खाद से जो पोषक तत्व अगली फसल को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं या बहुत कम मिल पाते हैं। यदि आपने प्लानिंग करके 45 दिन पहले इसकी बुवाई की है तो आप रोपाई से 2 दिन पहले इसमें खेत में पानी भरें और उसमें 2 बार रोटावेटर चला दें। इससे क्या होगा, आपका ढेंचा मिक्स हो जाएगा और आपकी पडलिंग हो जाएगी, और रोटावेटर की वजह से खेत की लेबलिंग भी नहीं बिगड़ेगी। इसमें जो पोषक तत्व मिलेंगे अगली फसल को, बासमती की फसल को, वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 70% तक यूरिया आपको कम प्रयोग करना पड़ेगा, और बहुत से खेत जो अच्छे हैं उनमें यूरिया का एक दाना डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपका पैसा भी बचता है। जैसे आप बिना प्लानिंग के करते हैं तो आप उसको पलटने के लिए कम से कम 5-6 जुताई करते हैं हैरों से। इसमें जितना तेल खर्च होता है, जितनी आपकी मेहनत खर्च होती है, वो आप बचत कर सकते हैं। तो खेती को व्यापार की तरह से करें, जहाँ जहाँ बचत संभव है वहाँ ज़रूर करें। और रोपाई जब आप करने जाएंगे तो जिस समय आप पडलिंग करते हैं उसी दिन उस खेत में रोपाई ना करें, कम से कम 1 दिन बाद रोपाई करनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी सेट हो जाए, आराम से रोपाई हो सके, प्रॉपर गहराई पर आपका धान लग सके। इस ढेंचा से हमारे खेत की मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काफ़ी बढ़ता है। इसकी जड़ों में भी गांठें होती हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को आपकी मिट्टी में इकट्ठा करती हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके और अगली आने वाली पीढ़ी धन्यवाद दे सकें अपने पूर्वजों को कि हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी से सब कुछ नहीं निकाला, हमारे लिए भी छोड़ा है। तो हरी खाद की फसल ज़रूर लें, कोई भी धान करें आप, हरी खाद ज़रूर लें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।